नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का इस नए वीडियो में स्वागत है। तो गाइज आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओरिजिन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है, तो हमारे पास जो क्वांटम मैकेनिक्स थी उसकी ओरिजिन कैसे हुई थी, क्या क्या चीज़ें हमें जाननी चाहिए अपने क्वांटम मैकेनिक्स की शुरुआत में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, बहुत ही शॉर्ट में सारी चीज़ें देखेंगे जिससे कि आप बहुत ही कम टाइम में आप अपने बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को सीख सकते हो। ठीक है, तो इस वीडियो को लास्ट तक आप ज़रूर देखिएगा। और इस वीडियो पे अगर आप पहली बार आ रहे हो, हमारे चैनल पे पहली बार अगर आप आ रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, तो बस चलिए शुरू करते हैं गाइस आपका ओरिजिन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, मतलब कि जो क्वांटम मैकेनिक्स की जो एक तरीके से उत्पत्ति बोल सकते हैं, कैसे आपका क्वांटम मैकेनिक्स हमारे सामने आया। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जो हमारा क्वांटम मैकेनिक्स है उससे पहले हम अपना क्लासिकल मैकेनिक्स पढ़ते थे। ठीक है, तो जब हमारे पास क्लासिकल मैकेनिक्स जो था ना, जो क्लासिकल फिजिक्स हम आजकल कई बार बोलते हैं, जैसा कि आप देख सकते हो, वो बहुत से ऐसे एडवांस ऐसे आपके एक्सपेरिमेंट थे, ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट थे, बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट थे, वो आपका अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ठीक है, बहुत जगह पे ना वो ऐसी लिमिट्स थी जहां पे वो फेल हो जा रहा था एक्सप्लेन करने में। ठीक है, तो हम एक नए तरीके की आपके पास एडवांस जो आपकी टेक्निक थी जिसको हम ला के उसको बढ़िया से डिफाइन कर सकते हैं, वो आपका हो जाता है क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे यही है कि जहां पे क्लासिकल मैकेनिक्स फेल होता है वहां पे हम अपना क्वांटम मैकेनिक्स अभी शुरू करते हैं। ठीक है ना, तो वही चीज है, आप इसको ध्यान से देखते चलिए। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे इस ओरिजिन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स में जो इसका समरी होगा, क्या क्या चीजें हम पढ़ेंगे। हमारे पास अगर बात करेंगे इस क्लासिकल फिजिक्स फेल टू एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेडिएंट एनर्जी इमिटेड बाय ब्लैक बॉडी। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि जो हमारे पास क्लासिकल मैकेनिक्स क्लासिकल फिजिक्स होता है, जब भी हम बात करते हैं ना, हमारे पास जो एक ब्लैक बॉडी होता है उसके द्वारा जो एक रेडिएंट एनर्जी है, ठीक है ना, वो अगर इमिट करी जा रही है ना, तो उसका जो एक स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन है उसको वो एक्सप्लेन करने में फेल हो जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, हमारे पास जो आपका ब्लैक बॉडी होता है उससे जो आपकी रेडिएंट एनर्जी इमिट हो रही है, अगर हम उसका स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो उसको एक्सप्लेन करने में ये आपका फेल हो जाता है। तो वहीं से हमारे क्वांटम मैकेनिक्स की शुरुआत हो जाती है। ठीक है, अब आपके दिमाग में एक चीज आ रही होगी कि आप ये रेडिएंट एनर्जी क्या होता है ना, एनर्जी तो आप जानते हो, लेकिन रेडिएंट एनर्जी अगर वर्ड यूज किया जाता है तो इसका मतलब क्या होता है। तो सीधी सी बात है, इसका हम बेस्ट डेफिनेशन देखते हैं गाइस। हमारे पास जो रेडिएंट एनर्जी होता है, रेडिएंट एनर्जी इज एनर्जी दैट ट्रेवल्स बाय वेव्स और पार्टिकल्स। सीधी सी बात है, हमारे पास ना जो रेडिएंट एनर्जी होती है गाइस, एक ऐसे तरीके की एनर्जी होती है जो कि आपके वेव्स या फिर पार्टिकल्स के माध्यम से या फिर उनके द्वारा वो ट्रैवल करती है, वो आप देखते हो। उसके बाद पर्टिकुलरली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन सच एज हीट और एक्स रेज, और वो अगर बात करें बेसिकली वो किसके तरीके से बोला जा सकता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या फिर जो आप ईएम रेडिएशन जो आप बोलते हो, जैसे कि वो हीट के फॉर्म में वो भी हो सकता है या फिर एक्सरे के भी फॉर्म में हो सकता है गाइस। ठीक है, और जैसा कि अगर हम बात करेंगे जो आपका रेडिएंट एनर्जी है ना, इसका हम कहां पे एक तरीके से यूज कर सकते हैं, द एग्जाम्पल ऑफ एन जो भी आपका रेडिएंट एनर्जी है इज द सोर्स ऑफ एनर्जी यूज्ड इन रेडिएशन थेरेपी। तो हमारे पास जो रेडिएंट एनर्जी होता है ना गाइस, इसको हम रेडिएशन थेरेपी में इसको यूज करते हैं। आप सभी ने इसकी थेरेपी का नाम जरूर सुना होगा। ठीक है, तो इसको आप ध्यान दीजिएगा, ये आपका रेडिएंट एनर्जी होता है जो कि एक तरीके से ना ट्रैवल होता है, मतलब एनर्जी जो भी आपकी ट्रैवल करती है वेव्स या फिर पार्टिकल के माध्यम से। ठीक है, वो आपका एक ईएम रेडिएशन ही होता है, याद रखिएगा कभी भी। तो वही चीज है, जब इसी का हम ब्लैक बॉडी से बात कर रहे थे ना, जो भी पार्टिकल्स या फिर वेव्स के थ्रू ईएम रेडिएशन के माध्यम से जो भी वहां पे उसकी एनर्जी का ट्रैवल हो रहा था, उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन अगर देख रहे थे तो वो उसको एक्सप्लेन करने में फेल हो जा रहा था। ठीक है ना, तो वही आपका क्लासिकल मैकेनिक्स फेल हुआ तो हमें क्वांटम मैकेनिक्स की जरूरत पड़ी गाइस। ठीक है, क्लियर है, पहला चीज समझ में आ गया। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन दिस डिस्ट्रीब्यूशन, अगर हम बात करें ना जो भी आपके पास ब्लैक बॉडी था, अब इस वाले स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे जो प्लैंक सर थे उन्होंने एक अपना क्वांटम हाइपोथेसिस अपना प्रपोज किया, सामने रखा हमारे पास। ठीक है, अब वो जो आपका क्वांटम हाइपोथेसिस था जो कि प्लैंक सर ने हमारे सामने रखा था, वो एग्जैक्टली क्या था वो, अकॉर्डिंग टू विच अ मटेरियल ऑसिलेटर ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू। अगर हम बात करें ना गाइस, यहाँ पे ये जो आपका प्लैंक का जो क्वांटम हाइपोथेसिस है, इसमें बोला गया है कि हमें एक ना क्या बात करें मटेरियल ऑसिलेटर लेना है जिसके पास ना जो फ्रीक्वेंसी है न्यू है, वो आपका क्या करता है गाइस, वो आपका क्या कर सकता है, कैन
इमिट और ऑब्जर्व इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। ठीक है, मतलब जो भी आपने मटेरियल ऑसिलेटर ले रखा है वो आपका जो फ्रीक्वेंसी न्यू है उस वाले फ्रीक्वेंसी से अपने जो भी आपकी एक तरीके से जो एनर्जी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी उसको इमिट कर सकता है और ऑब्जर्व भी कर सकता है। ठीक है, हो सकता है नॉट कॉन्टिन्यूसली इन आर्बिट्रेली स्मॉल अमाउंट्स बट इन मल्टीपल्स ऑफ क्वांटम, जो भी आपका एच न्यू होता है। तो यहां पे बात हो रही है कि ये कंटिन्यूसली तो नहीं होता है, आर्बिट्रेली किसी भी स्मॉल अमाउंट में नहीं होता है, छोटे छोटे अमाउंट्स में नहीं होता है, बट ये आपका जो क्वांटम एच न्यू होता है उसके मल्टीपल्स में आपका होता है गैस। ठीक है ना, आप देखते हो ना कि हमारे पास जो ई एन होता है हम उसको हमेशा लिखते हैं अपने प्लैंक क्वांटम हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग ई एन इज इक्वल टू एन एच न्यू। ठीक है, तो ये हमारा प्लैंक क्वांटम जो भी आपका हाइपोथेसिस, उसने हमारे जो प्लैंक सर थे उन्होंने ही बोला था कि हमारे पास जो आपकी फ्रीक्वेंसी न्यू है उसका जो मटेरियल ऑसिलेटर है वो आप देख सकते हो किसके फॉर्म में होता है, मल्टीपल्स ऑफ क्वांटम जो भी आपके पास एच न्यू होता है गैस। ठीक है, अब यहाँ पे बात करें ना, जो आपका कांस्टेंट एच दिख रहा है ये आपका प्लैंक कांस्टेंट बोला जाता है। आपको ध्यान रखना, प्लैंक कांस्टेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है, मतलब इसकी वैल्यू हर जगह आप देखते हो गाइस, आपके क्वांटम मैकेनिक्स में क्वेश्चंस में आता रहता है। ठीक है ना, हैज द वैल्यू 6.625 इंटू 10 की पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। ठीक है, तो ये जो आपकी वैल्यू होल्ड करता है आपका जो प्लैंक कांस्टेंट है इसकी वैल्यू होती है 6.625 इंटू 10 की पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। ठीक है, अगर हम बात करें ये जो आपके पास L दे रखा है, मतलब H जो दे रखा है प्लैंक कांस्टेंट, इसमें आप देखते हो ना बहुत बार इसके जो क्वेश्चंस अलग अलग होते हैं, जैसे प्लैंक कांस्टेंट H इज इक्वल टू 6.625 इंटू 10 की पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। ठीक है, तो इसमें आपके पास कई बार ऐसी चीजें पूछी जाती हैं कि हमारे पास ना H क्रॉस एक आता है। H क्रॉस क्या होता है आपके पास, रिड्यूस्ड प्लैंक कांस्टेंट आपके पास हो जाता है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, H क्रॉस इज इक्वल टू H अपॉन में 2 पाई होता है गैस यहाँ पे। ठीक है, और कई बार आपको ये भी ध्यान रखना है कि हमारे पास ये जो यूनिट्स हैं वो भी आपके बदल सकती हैं। ठीक है, ये आपका मान लीजिए अभी जूल सेकंड में है तो आप चाहो तो जूल कैलोरी ये सब चीजें भी कर सकते हो, जूल और ये बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि आपसे पूछा जा सकता है। या फिर आप देखते हो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे जिसमें कि हम नॉर्मली अपना जो भी होता है हम अपनी एनर्जी को जूल में तो लेके चलते हैं, लेकिन बहुत जगह ऐसे भी कॉन्सेप्ट देखने को मिलेंगे जहां पे अपनी एनर्जी को हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करके बात करते हैं। तो वहां पे अगर हम देखें ना गाइस, वहां पे अपना अगर हम H भी यूज करेंगे तो उसको भी हम अपने इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अकॉर्डिंग ही बात करेंगे, उसको हम कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जैसा क्वेश्चन होगा उसी के अकॉर्डिंग हम अपनी वैल्यूज को पुट करेंगे। ठीक है, तो ये आपका वैल्यू होता है आपका H क्रॉस मतलब रिड्यूस प्लैंक कांस्टेंट और H क्रॉस इज इक्वल टू H अपॉन में 2 पाई। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद हम बात करते हैं गाइस यहाँ पे द एनर्जी डेंसिटी ऑफ रेडिएशन इनसाइड द इंक्लोजर व्हिच एक्ट एज अ ब्लैक बॉडी एट टेम्परेचर T। तो हमारे पास ना जो भी रेडिएशन है गाइस अपने इंक्लोजर के अंदर वो एक तरीके से आपका ब्लैक बॉडी के जैसा रिएक्ट करता है, एक्ट करता है वो आपका। ठीक है, अब वहां पे जो भी आपके पास रेडिएशन है ना उसके अंदर की, अब उसका जो भी एनर्जी डेंसिटी है वो हम कैलकुलेट करते हैं गाइस टेम्परेचर T पे। ठीक है, तो एनर्जी डेंसिटी जो भी आपका होगा फ्रीक्वेंसी और टेम्परेचर का आपका फंक्शन है, U इज इक्वल टू मतलब U जो भी है न्यू और T का फंक्शन क्या होता है आपके पास 8 बाई न्यू स्क्वायर अपन में CQ H न्यू, ठीक है ना, H न्यू अपन में एक्सपोनेंशियल H न्यू अपन में KT माइनस 1। ठीक है, ये चीज आप देख सकते हो कि एनर्जी डेंसिटी आपके ब्लैक बॉडी के अकॉर्डिंग आपके पास ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, आपके पास बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि आपको इस तरीके से रिलेटेड आपके क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं गाइस यहाँ पे, अब हमारे पास ना प्लैंक सर का जो भी था हाइपोथेसिस हमने देखा उसको यूज करा, लेकिन अब क्या है हमारे आइंस्टाइन सर ने अपने जो प्लैंक का जो आइडिया था इसको एक्सप्लेन कर दिया था, मतलब एक्सटेंड कर दिया था। ठीक है, एक्सटेंड करके क्या बताया था, एक्सप्लेन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो हमने अब देखा यहाँ पे जो भी हमारे आइंस्टाइन सर थे उन्होंने प्लैंक का अपना पूरा कॉन्सेप्ट उठाया, उनके आइडिया को लिया और उसको थोड़ा सा और बढ़ा चढ़ा के उन्होंने क्या बता दिया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन कर दिया, हमारे सामने ला दिया गया। ठीक है, उन्होंने क्या अज्यूम किया गाइस, ही अज्यूम्ड दैट इंसिडेंट रेडिएशन एक्ट लाइक अ स्ट्रीम ऑफ टाइनी बंडल्स और क्वांटा ऑफ एनर्जी न्यू H न्यू। तो उन्होंने ये सजेस्ट करा था, उन्होंने ये अज्यूम करा था ना गाइस, जो भी आपके पास इंसिडेंट रेडिएशंस होती हैं वो आपके ना बहुत सारे टाइनी बंडल्स के स्ट्रीम के जैसा वो आपका एक्ट करता है, या फिर वो आपके पास जो एनर्जी क्वांटा ऑफ एनर्जी H न्यू होता है उसके जैसा वो आपके पास एक्ट करता है गाइस। ठीक है, तो ये आपके पास इंसिडेंट रेडिएशन थोड़ा सा इनके तरीके से अलग बोला जाता है, और उनके तरीके से अगर बात करी जाए प्लैंक कांस्टेंट मतलब प्लैंक हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग, तो वो तो आप देख ही रहे हो कि वो आपका नॉट कंटिन्यूअसली इन आर्बिट्रेरी स्मॉल अमाउंट्स बट इन मल्टीपल्स ऑफ दिस। तो ये आपके कुछ तरीके हैं जो कि आप देख सकते हो और डिफरेंशिएट कर सकते हो कि
हमने अगर प्लैंक सर से स्टार्ट करी तो आइंस्टाइन तक जाते जाते क्या क्या उनके विचारों में बदलाव आए और हमने उनको जाना और समझा। ठीक है, तो ये चीजें होती है गैस। और ये जो भी हमने बात करी गैस, ये जो क्वांटम ऑफ एनर्जी एच न्यू है, इनको हम क्या बोलते हैं, फोटॉन्स बोलते हैं गैस। ठीक है, और ये कैसे बिहेव करते हैं, ये आपके पार्टिकल्स के जैसे बिहेव करते हैं। बहुत ही ध्यान देने वाली चीज है आपके पास। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपके पास हो जाती है। अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, जब भी हमारे पास जो फोटोन होता है किसी भी एक मेटल में अपने इलेक्ट्रॉन के साथ अगर वो कोलाइड करता है, इंसिडेंट करता है वहां पे, तो वहां पे ना जो आपकी इलेक्ट्रॉन होती है ना गाइस, वो आपकी एक मैक्सिमम एनर्जी को इमिट करने की कोशिश करता है गाइस। वहां पे चांसेस होते हैं कि अगर वो मैक्सिमम एनर्जी को अगर इमिट करता है तो वो आप देख सकते हो E max इज इक्वल टू एच न्यू माइनस न्यू नॉट। ठीक है, अगर हम बात करेंगे E मैक्सिमम एनर्जी हो जाता है, काइनेटिक एनर्जी, जो कि आप बोल सकते हो। H मतलब प्लैंक कांस्टेंट, न्यू मतलब आपकी फ्रीक्वेंसी, जितनी भी फ्रीक्वेंसी वो आपके पास आ रहा है, और आपके पास एक आपका न्यू नॉट दिख रहा है गैस। ये आपका न्यू नॉट क्या होता है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होता है गैस। अब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ना एक ऐसी फ्रीक्वेंसी होती है जो कि एक मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी है जिससे कि आप अपने इलेक्ट्रॉन को आप वहां से रिजेक्ट कर सके, इजेक्ट करा सके। ठीक है, मतलब कि अगर हम चाहते हैं कि अगर हम मेटल पे अपना रेडिएशन इंसिडेंट कराएं तो हमारे पास फोटोन के पास इतनी फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, मतलब कि हमें इतनी फ्रीक्वेंसी को होल्ड करना ही पड़ेगा जिससे कि हम वहां पे एक इलेक्ट्रॉन को वहां से इजेक्ट करा सके मैक्सिमम एनर्जी के साथ ही साथ। ठीक है, तो वही चीज है, अगर कम से कम अगर मैं एनर्जी को मतलब फ्रीक्वेंसी को अगर होल्ड कर पाते हैं तो वो जो एक कम से कम एनर्जी मतलब फ्रीक्वेंसी थी ना, वो आपकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोली जाती है। ठीक है, इससे कम आप अपने फ्रीक्वेंसी को नहीं रख सकते। अगर आपकी इससे कम होगी आपकी फ्रीक्वेंसी तो आपके पास आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पॉसिबल नहीं है गाइस। आप अपना फोटो इलेक्ट्रिक कॉन्सेप्ट वहां पे नहीं एनालाइज कर सकते हैं, नहीं यहाँ पे आप इन्वेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। आपको अगर एक्सपेरिमेंट करना भी है तो आपकी जो नॉर्मल फ्रीक्वेंसी है जिससे कि आप अपना इंसिडेंट रेडिएशन लेके जा रहे हो, वो आपकी किससे ज्यादा होनी चाहिए, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होनी चाहिए, जो कि कहां पे होती है गाइस, वो आपके इलेक्ट्रॉन के पास होती है। ठीक है, मतलब वहां से इलेक्ट्रॉन को हमें हटाने के लिए इतनी फ्रीक्वेंसी की तो जरूरत पड़ेगी, इससे बल्कि ज्यादा की ही जरूरत पड़ेगी। ठीक है ना, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। विच इज रिलेटेड टू द वर्क फंक्शन। अगर हम बात करेंगे ये जो आपका रिलेशन है, मान लीजिए ये जो आप E मैक्स देख रहे हो, E मैक्स इज इक्वल टू एच न्यू माइनस न्यू नॉट। इसको हम क्या लिख सकते हैं, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। ये जो एच न्यू नॉट वाला पोर्शन है ना गाइस, इसको हम क्या लिख लेते हैं, एच न्यू माइनस डब्ल्यू। ये आपका वर्क फंक्शन हो जाता है कैसे यहाँ पे। ठीक है, तो न्यू नॉट इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन में एच आप पुट कर सकते हो। अब ये जो मिनिमम हम जो एक फ्रीक्वेंसी लेके चल रहे थे जिससे कि हम अपना जितना कराना चाहते हैं उससे आप कम नहीं कर सकते अपनी फ्रीक्वेंसी को, वैसे ही आपके पास जो वर्क फंक्शन होता है ना कैसे, एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होता है जिससे कि अगर आप चाहते हो ना अपने इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना वहां से, अपने इलेक्ट्रॉन को अपना मैक्सिमम एनर्जी अगर आप दिलाना चाहते हो कि वहां से ना आपके मेटल से वहां से इलेक्ट्रॉन आपका हट जाए, तो आपको इतनी एनर्जी जरूर रखनी पड़ेगी। ये आपकी एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है जिससे कि हम अपने मेटल से एक इलेक्ट्रॉन को मूव करा पाते हैं, रिमूव करा पाते हैं, इजेक्ट करा पाते हैं। ठीक है, तो ये इसकी एक मिनिमम एनर्जी होती है। और जो न्यू नॉट है आपका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ये आपका एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी होता है या फिर एक कंडीशनल फ्रीक्वेंसी आप बोल सकते हो कि इससे नीचे आप नहीं कर सकते। ये आपको गारंटीड याद रखना पड़ेगा। आपके क्वेश्चंस में बहुत बार यूज किया जाता है कि आप देखते रहते हो। अगर आप चाहो जैसे कि आपका एच न्यू के फॉर्म में है, आप इसको चाहो तो आप क्या कर सकते हो, जैसे कि हमने एच क्रॉस इज इक्वल टू आपको बताया ना आपका h अपॉन में 2 पाई, ये आपको बताया हमने। अगर चाहो आप तो क्या कर सकते हो, h इज इक्वल टू 2 पाई h क्रॉस। ठीक है, तो आपके पास जो h न्यू था उसकी जगह पे क्या हो जाएगा, 2 पाई h क्रॉस न्यू। ठीक है, तो आपके पास h क्रॉस और 2 पाई न्यू की जगह पे क्या हो जाएगा, h क्रॉस ओमेगा हो जाता है गैस यहाँ पे। ठीक है, तो आपके पास जो E मैक्स की वैल्यू होती है h क्रॉस ओमेगा माइनस आपके पास W हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, आप इसको ध्यान रखेंगे, आपके पास बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है ना, तो ये आपके बहुत काम की चीज़ है, आप ध्यान रखिएगा इसको। ठीक है, इसको हम बहुत जगह अपना देखते हैं, इस W को हम फाई से भी रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि आपका वही आपका क्या बोला जाता है, वर्क फंक्शन बोला जाता है गैस। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ना, सारे कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए एकदम शुरू से एकदम। उसके बाद अगर मान लीजिए बात करते हैं गैस यहाँ पे कॉम्पटन के बारे में। ठीक है, अब इसके बाद हमारे नया जो कॉन्सेप्ट आ जाता है कॉम्पटन शिफ्ट के बारे में हम बात करते हैं। तो हमारे जो कॉम्पटन शिफ्ट की जो खोज करी थी हमारे कॉम्पटन सर हो गए यहाँ पे, तो इन्होंने क्या बात करी थी, कॉम्पटन एक्सप्लेन द शिफ्ट इन द वेवलेंथ ऑफ एक्स रेज स्कैटर्ड बाय फ्री इलेक्ट्रॉन्स बाय कंसीडरिंग द स्कैटरिंग प्रोसेस एज एन इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, अब यहाँ पे बात कर रहे हैं गैस हमारे पास जो कॉम्पटन सर थे, उन्होंने क्या एक्सप्लेन किया था कि जो भी हमारे पास ना जो एक्स रेज होंगी उनके जो वेवलेंथ का जो शिफ्ट होगा, उसके जो वेवलेंथ में चेंजेस होंगे वो कैसे,
जब भी हमारे पास ना बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, हम उसमें कंसीडर कर रहे हैं कि वहां पे ना एक स्कैटरिंग प्रोसेस आपके पास हो रहा है। अब वो जो भी आपका स्कैटरिंग प्रोसेस हो रहा है ना गाइस, अब उसको एक स्कैटरिंग प्रोसेस जो भी आपका कोलिजन हम जो करा रहे हैं वो एक इलास्टिक कोलिजन हम कंसीडर करके चल रहे हैं। अब यहाँ पे जो स्कैटरिंग हो रही होगी, जो इंसिडेंट हम करा रहे हैं स्कैटर्ड कराने के लिए, तो वहां पे ना फोटोन और फ्री इलेक्ट्रॉन के बीच में होगा गाइस। आपके पास जो रेडिएशन होगा, एक फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रेस्ट में मान लीजिए रखा हुआ है, तो उस पर आके वो आपका स्कैटर्ड करता है, इंसिडेंट जैसे ही करता है, तो वहां पे आपकी स्कैटरिंग प्रोसेस आपका पॉसिबल होता है। और वहां पे जब स्कैटरिंग प्रोसेस आपका पॉसिबल होता है तो वो आपका इलास्टिक स्कैटरिंग या फिर इलास्टिक कोलिजन को हम कंसीडर करते हुए चलते हैं गाइस, ठीक है। तो ये हमने कॉम्पटन सर ने देखा था कि भाई इसका जो भी शिफ्ट हो रहा है हम इसको कंसीडर करते हुए चलते हैं। उसके बाद क्या हुआ, photons were considered to have energy h nu and momentum h nu by c। तो जब यहाँ पे कंसीडर किया गया था कि जो भी फोटॉन्स आ रहे थे तो उनके पास जो एनर्जी थी वो एनर्जी आपकी h न्यू थी, और उसके पास जो मोमेंटम था वो आपका h न्यू बाय c था गाइस आपके पास, ठीक है। ये चीज हमने देखी थी। उसके बाद कॉम्पटन इफेक्ट प्रोवाइड्स द मोस्ट डायरेक्ट एविडेंस फॉर द पार्टिकल नेचर ऑफ द रेडिएशन। अगर हम बात करें ना गाइस, हमारे पास जो कॉम्पटन इफेक्ट होता है, जो भी आपके पास ना जो एक पार्टिकल नेचर ऑफ रेडिएशन होता है, उसका सबसे मोस्ट डायरेक्ट एविडेंस यही प्रोवाइड करता है, ठीक है। हमारे अगर पता करना है कि पार्टिकल रेडिएशन, जो भी पार्टिकल नेचर ऑफ रेडिएशन है वो किसके माध्यम से पता करते हैं, तो ये आपका एक स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है गाइस, ठीक है। वो क्या हो सकता है, तो वो हमारे कॉम्पटन सर ने भाई बढ़िया से बताया था कि ये इसका एक सबसे मोस्ट डायरेक्ट एविडेंस है जिससे कि हम इसको बता सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही कॉन्सेप्ट बढ़िया है। उसके बाद हमारे कॉम्पटन इफेक्ट में क्या हुआ था कि हम बात करते हैं, इफ अ फोटोन इज स्कैटर्ड बाय एन एंगल थीटा, तो आपको एक चीज ध्यान रखने का कि हमारे पास जो कॉम्पटन इफेक्ट होता है, कॉम्पटन शिफ्ट जो आप देखते हो, इसमें सारा का सारा जो खेल है ना आपके थीटा एंगल का, स्कैटरिंग एंगल की होती है यहाँ पे, ठीक है। थीटा ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है और कोई भी चीजों पे डिपेंड नहीं करने वाला, बस आपके थीटा पे ही वैरी करेगा, ठीक है ना, क्योंकि एच आपका कांस्टेंट है, एम नॉट आप देख ही रहो अपना इलेक्ट्रॉन का मास, सी आपका पता ही है, बस आपके थीटा पे ही वेरिएशन जो भी होगा। हम अगर बात करिए जो आप दूसरा फॉर्मूला एक तरीके का देख रहे हो, ये एक आपने जाना पहचाना फॉर्मूला है आपके लिए ही, देखो जैसे डेल लैम्डा इसको आप जानते हो ना, एच अपॉन में एम नॉट सी 1 माइनस कॉस थीटा, ये आप जानते हो ना। तो जैसा कि आप जानते हो, अगर कॉस थीटा की बात करें, जैसे कि ये आपका अगर चाहो 1 हटाना चाहते हो, क्या हो जाएगा आपके पास 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है। तो अगर इसमें इसको पुट करता हूँ तो 1 से 1 कैंसिल आउट और माइनस माइनस प्लस आपके पास, ठीक है। तो ये आपके पास h अपॉन में m नॉट सी आपका 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है। ये आपके पास हो जाता है ना 2h अपॉन में m नॉट सी साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये आपका रिलेशन हो जाता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पे एक नए तरीके का और भी रिलेशन देखने को मिलता है, जैसे कि जो आपका डेल लैम्डा है आपका, ये जो h अपॉन में m नॉट सी है ना, इसको हम क्या बोलते हैं गाइस, h अपॉन में m नॉट सी इज इक्वल टू आपका हो जाता है यहाँ पे लैम्डा सी, ठीक है ना। इसको हम कॉम्पटन वेवलेंथ के नाम से जानते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपके पास वैल्यू हो जाती है, इसको आप देख सकते हैं h अपॉन में m नॉट सी आपका, या फिर लैम्डा सी 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। हम इसको जान सकते हैं, ध्यान से कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये आपके पास कॉम्पटन इफेक्ट का भी रिलेशन हो जाता है। आप इसको चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, जो डेल लैम्डा है आपके पास, लैम्डा प्राइम माइनस लैम्डा भी आप इसको बोल सकते हो, डेल लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा सी 1 माइनस कॉस थीटा h अपॉन में m नॉट सी, ठीक है। ये सारी आपके पास चीजें हो जाती है गाइस, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना, ये आपका जो m नॉट होता है क्या होता है, रेस्ट मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन आपके पास हो जाता है, क्योंकि हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन पहले से हम बात कर रहे थे, तो ये आपके पास चीजें हो जाती हैं। अब अगर हम बात करते हैं गाइस ना, हमने ये एक्सेप्ट कर लिया कि अब हमारे पास ना जो रेडिएशन है इसके पास डुअल नेचर होता है। अगर हम कुछ सिचुएशन में बात करें ना गाइस, यहाँ पे जो भी आपके पास डुअल नेचर है, ये आपका एक तरीके से in some situation it behave as a wave and in certain other such situation it behave as a particle। तो होता ये है ना कि कुछ ऐसी सिचुएशंस होती है जो डुअल नेचर होता है आपके पास, जो रेडिएशन वाला, वो कई बार आपके वेव के जैसा बिहेव करता है, और कुछ ऐसी भी सिचुएशंस होती है जो कि आपका एक पार्टिकल के जैसा बिहेव करता है, ठीक है। तो अब अगर हम बात करते हैं द वेव एंड पार्टिकल एस्पेक्ट्स ऑफ द रेडिएशन आर कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है। तो जो हमारे पास वेव और पार्टिकल वाला जो पहलू है ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, ठीक है। अगर ये होगा तो वो नहीं, वो होगा तो ये नहीं, ऐसे मतलब दोनों आपको बारी बारी से होते रहेंगे यहाँ पे गाइस, ठीक है। तो वही चीज है, एक सिचुएशन में ये होगा तो दूसरी सिचुएशन में ये आपके पास होगा, तो इसको हम कंसिडर करते हुए चलते हैं, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं गाइस यहाँ पे द वेव पार्टिकल ड्युअलिटी रेजेस अ कॉन्सेप्चुअल डिफिकल्टी इन एक्सप्लेनिंग सर्टेन फिनोमिना। और कई बार ऐसा होता है ना गाइस, ये जो आपके पास वेव पार्टिकल जो ड्युअलिटी कॉन्सेप्ट होता है, ये बहुत ऐसे कॉन्सेप्ट होते हैं, बहुत ऐसे हमारे फिनोमिनाज होते हैं, कुछ ऐसे फिक्स फिनोमिना होते हैं जहां पे इनको एक्सप्लेन करने में, कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने में
हमें काफ़ी डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती है। ठीक है, जैसे कि आपके पास यंग्स का डबल स्लिट इंटरफेरेंस हो जाता है, तो यहाँ पे हमारे लिए काफ़ी दिक्कतें पैदा कर देता है। उसके बाद द एक्सप्लेनेशन कम्स फ्रॉम मॉडर्न क्वांटम मैकेनिक्स, और ये जो पूरा पूरा एक्सप्लेनेशन होता है ना गाइस, ये हमारे पास क्वांटम मैकेनिक्स का सबसे जो मॉडर्न वर्जन है वहां से पूरा पूरा एक्सप्लेनेशन आपको देखने को सुनने को मिल जाता है। ठीक है, तो ये था गाइस हमारे पास सबसे जो शॉर्टेस्ट आप नोट्स की बात कर सकते हो क्वांटम मैकेनिक्स के ओरिजिन से रिलेटेड आपके सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, और शॉर्ट में आपने चीजों को देख लिया। आपका कॉम्पटन इफेक्ट क्या होता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, डुअलिटी जो नेचर होता है, डुअल नेचर आपके पास क्या होता है, ये सारी चीजें आप देख सकते हो गाइस यहाँ पे। ठीक है, आपका क्लासिकल मैकेनिक्स आपका फेल हुआ, कैसे फेल हुआ, तो हमें क्वांटम मैकेनिक्स की जरूरत पड़ी। आपके पास जो रेडिएंट एनर्जी है वो क्या होता है, आपके पास एनर्जी डेंसिटी वो आपके पास क्या होता है। ठीक है, तो ऐसे ही हम गाइस बहुत सारे ऐसे लेक्चर्स होंगे जिसमें कि हम अपने सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड, समरी से रिलेटेड बात करेंगे। मतलब कम टाइम में ना आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट को मैं क्लियर कराऊंगा। ठीक है, तो बस ऐसे ही आप अपने वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, और अपने दोस्तों के साथ बहुत ही एकदम बढ़िया सा ग्रुप्स में फैला दीजिएगा। ठीक है, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और पास में दिखने वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, और अगर आप हमारे किसी भी कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हो, जैसे कि आप अगर प्रिपरेशन कर रहे हो IIT JEM, CSR नेट फिजिकल साइंस, गेट फिजिक्स, आपके MSc फिजिक्स एंट्रेंस एग्जाम के लिए, तो आपके लिए बहुत ही डिटेल में कोर्स अवेलेबल है गाइस, आपके शॉर्ट नोट्स के साथ एकदम बढ़िया से डिटेल में, डेरिवेशंस के साथ, प्रॉब्लम्स, टेस्ट सीरीज, असाइनमेंट, हर एक चीज हम अपने कोर्सेज में प्रोवाइड करते हैं गाइस। ठीक है, तो आप उसके लिए क्या कर सकते हो, हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, ऐप डाउनलोड कर लीजिए आपके गूगल प्ले स्टोर से। ठीक है, राज फिजिक्स ट्यूटोरियल्स, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं, आपको हमारी वेबसाइट मिल जाएगी, वहां पे जाके हमारे कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हो, जहां पे आपको सारे के सारे कोर्सेज मिल जाएंगे आपके IIT JEM, CSR नेट, गेट, आपके MSc फिजिक्स एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड। आपको वहां पे रिकॉर्डेड कोर्सेज, लाइव कोर्सेज सारे के सारे मिल जाते हैं गाइस। ठीक है, तो फिर मिलते हैं आपसे आपकी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद, बहुत बहुत गुड नाइट।